हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर 2 को शुरू करते हैं, जिसमें हमें शिक्षण और भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, जो कि ये पार्ट 1 है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो दोस्त पहली बार जुड़े हैं वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, सी टेट के सभी विषयों के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी दोस्त डिस्क्रिप्शन में जा करके वीडियो को देख सकते हैं, जो सी टेट की ऑनलाइन एग्जाम की दृष्टि से सभी वीडियो महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें, वीडियो बने रहें लास्ट तक। देखते हैं शिक्षण या टीचिंग। तो शिक्षण या टीचिंग के बारे में देखते हैं। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को दोस्तों शिक्षण कहा जाता है। तो शिक्षण की परिभाषाएं देखते हैं। तो शिक्षण की परिभाषा है, शिक्षण वह प्रक्रिया है। तो दोस्तों, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक ज्ञानवान व्यक्ति अपने से कम ज्ञानवान वाले व्यक्ति को ज्ञान देता है। तो दोस्तों, इसका कहने का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति है अधिक ज्ञान वाला और वह अपने से कम ज्ञान वाले व्यक्ति को शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, शिक्षण कहा जाता है। तो दोस्तों, शिक्षण पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने विचार रखे, इसकी परिभाषा अलग अलग बताई। तो उसमें से एक डॉक्टर माथुर है, उन्होंने बताया शिक्षण पर। तो डॉक्टर माथुर के अनुसार देखते हैं कि शिक्षण का अर्थ, तो शिक्षण का अर्थ बताया इन्होंने, विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करना है कि विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिसमें विद्यार्थी अपनी अवस्था एवं प्रक्रिया के अनुरूप समस्या को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करना होता है इसमें, जिसमें अपनी अवस्था में प्रक्रिया के अनुरूप समस्या को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके। तो डॉक्टर माथुर के अनुसार इसको शिक्षा कहते हैं। तो दोस्तों, शिक्षण को किसी ने द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया, तो किसी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया, तो किसी ने कुछ और नाम बताया। तो इसके बारे में देखते हैं। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह किसने कहा कि शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है? यह किसने कहा? यह कहा एडम्स ने। एडम्स ने बताया कि शिक्षण के दो स्तंभ या दो पोल हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इन्होंने नंबर 1 पोल बताया अध्यापक और दूसरा बताया इन्होंने छात्र। इन्होंने कहा एडम्स ने कि शिक्षण के दो पोल हैं जो अध्यापक और छात्र, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह किसने कहा? तो यह कहा दोस्तों जॉन डीवी ने। तो दोस्तों, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। जॉन डीवी जी कहते हैं कि शिक्षण के 3 स्तंभ होते हैं या 3 पोल होते हैं। एडम्स ने कहा कि शिक्षण के 2 पोल होते हैं। जॉन डीवी जी कहते हैं कि भैया एडम्स, शिक्षण के 2 पोल नहीं होते बल्कि शिक्षण के 3 पोल होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो नंबर 1 इन्होंने बताया अध्यापक, कि शिक्षण का पहला पोल है अध्यापक। दूसरा पोल बताया इन्होंने छात्र। तीसरा पोल बताया इन्होंने विषय वस्तु या पर्यावरण, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह किसने कहा? यह कहा जॉन डीवी ने। तो दोस्तों, अध्यापक और छात्रों के माध्यम को बेहतर बनाने के लिए निम्न शिक्षण सूत्रों या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए, भाषा शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए या पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाया जाए। तो इनके द्वारा अध्यापक और छात्रों के माध्यम को बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इनके बारे में अब पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पढ़ते हैं अनुकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों, पहले देखते हैं अनुकरण क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकरण कहलाता है। अगर एक शब्द में बात करें इसको, तो किसी की कॉपी करना, मतलब कॉपी करना जो होता है वो अनुकरण कहलाता है। तो अनुकरण का सिद्धांत देखते हैं।
बच्चा भाषा को अपने परिवार, पास पड़ोस तथा साथियों के क्रियाकलापों का अनुकरण मतलब कॉपी करके सीखता है। जो बच्चा जो है भाषा को जो सीखता है अपने परिवार, पास पड़ोस, समाज, साथियों के क्रियाकलापों का अनुकरण करके मतलब कॉपी करके सीखता है बच्चा जो सीखता है भाषा को। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का अपना उदाहरण साफ और शुद्ध होना चाहिए। जो शिक्षक का उदाहरण होना चाहिए तो वो साफ भी होना चाहिए, शुद्ध भी होना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है उसकी कॉपी कर रहा है तो वो सही दिशा में होना चाहिए। तो दोस्तों इसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत। तो नेक्स्ट सिद्धांत हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो हम व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत देखते हैं। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं एवं कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो कक्षा में जो है व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण देनी चाहिए। तो दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं एवं कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण देनी चाहिए। अब सवाल दोस्तों उठता है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता हमारी ऐसी होती है जैसे कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता। तो दोस्तों कोई छात्र है वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता, उसे उच्चारण करने में दिक्कत होती है। तो किसी को वाचन मतलब बोलना ठीक नहीं है तो किसी का बोलना ठीक नहीं है, तो किसी का लेखन अशुद्ध होता है, तो किसी का लेखन अशुद्ध होता है, तो कोई मौन पाठन नहीं कर पाता, तो कोई याद नहीं कर पाता, तो किसी को समझने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता ऐसी होती है किसी को कोई शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता कोई छात्र, तो किसी को बोलने में दिक्कत होती है, तो किसी को लेख अशुद्ध लिखता है, तो कोई मौन पाठन नहीं कर पाता, तो किसी को याद करने में दिक्कत होती है। तो ऐसी समस्याएं जो होती हैं यह समस्याएं व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। और ऐसी कक्षा जिसमें ये सब समस्याएं होती हैं तो वह कक्षा व्यक्तिगत भिन्नता वाली कक्षा कहलाती है। तो दोस्तों इसलिए प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं, क्षमताओं एवं रुचियों के अनुसार शिक्षण एवं चीजें सिखाई जाए। तो बच्चे की क्षमता और उसकी आवश्यकता और उसकी रुचि के अनुसार शिक्षण एवं चीजें सिखाई जानी चाहिए। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। तो नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा बाल केंद्रित का सिद्धांत। तो बाल केंद्रित का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, ये क्या कहता है, भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है, कि शिक्षण का केंद्र जो है बालक है। तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत कहता है कि भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है, इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र विशेष तौर से बालक होना चाहिए। भाषा शिक्षण का केंद्र जो है विशेष तौर से बालक होना चाहिए। तो दोस्तों भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, दोस्तों इसको नोट कर लेना, नंबर 1 इसका स्वभाव, दूसरा है क्षमता, बालक की क्षमता, तीसरा है हमारा रुचि, बालक की रुचि, चौथा हमारा बच्चे की स्थिरता। तो दोस्तों और भी हो सकते हैं। तो भाषा शिक्षण में
बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि, स्तर का ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। तो यह कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? यह है बाल केंद्रित का सिद्धांत। तो नेक्स्ट सिद्धांत हमारा क्रियात्मक का सिद्धांत। तो क्रियात्मक का सिद्धांत कहता है बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। तो बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। भाषा शिक्षण के समय दोस्तों, भाषा शिक्षण के समय छात्र को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है कि क्रियाशीलता के लिए छात्र से प्रश्न पूछना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक एवं लिखित कार्य कराना, डैश आदि आवश्यक है। तो दोस्तों क्रियात्मक का सिद्धांत कहता है कि भाषा शिक्षण के समय छात्र को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है कि क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक एवं लिखित कार्य कराना, डैश आदि आवश्यक है। दोस्तों क्रियात्मक का मतलब होता करके सीखे। बच्चा जो है करके सीखे, खुद स्वयं करके सीखे। दोस्तों बच्चा करके सीखने पर बल देना चाहिए। बच्चे को जो है करके सीखने पर बल देना चाहिए। बच्चा अवलोकन के द्वारा सीखता है। तो बच्चा जो है अवलोकन के द्वारा सीखता है। तो बच्चे का समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। तो क्रियात्मक जो बच्चा करके सीखता है तो बच्चे की समस्या समाधान की समझ जो होती विकसित होती है। तो बच्चे का आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। तो दोस्तों बच्चे का आलोचनात्मक चिंतन का मतलब यह होगी कि उसकी सोचने विचारने की क्षमता जो होती है विकसित होती है। तो बच्चे का आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। तो ये सब किस में है? यह है क्रियात्मक का सिद्धांत में। तो क्रियात्मक का मतलब आपको दोस्तों मतलब बताया जो करके सीखे। तो बच्चा जो है करके सीखे, क्योंकि बच्चा जितना करके सीखेगा बच्चा को उतनी समझ में आएगा, उतना बच्चे का जो चिंतन उतना ही डेवलप होगा। क्योंकि वह बच्चा जितना बच्चे को जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, जितना पर्यावरण से जोड़ कर पढ़ाएंगे, बच्चे को उतना ही उसका ज्ञान या शिक्षण स्थायी होगा। तो यह है क्रियात्मक का सिद्धांत है। तो दोस्तों सीटेट के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी विषय की वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट नियम हमारा रुचि का सिद्धांत। तो रुचि का सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उनकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। साथ ही साथ भाषा सीखने के दौरान बच्चे को निरंतर अभिप्रेरणा करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों भाषा तथा उनकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। साथ ही साथ भाषा सीखने के दौरान बच्चों को निरंतर अभिप्रेरणा करने की आवश्यकता होती है। तो हिंदी पाठ्य पुस्तक सामग्री और शिक्षा प्रणाली का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। दोस्तों इसका कहने का अर्थ यह है कि बच्चों की रुचि और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, मतलब बच्चों की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार बच्चों को पाठ्य सामग्री और शिक्षा प्रणाली का चुनाव किया जाना चाहिए। जैसी उसकी क्षमता होती है तो उसी के अनुसार बच्चों को पाठ्य पुस्तक सामग्री और शिक्षा प्रणाली का चुनाव किया जाना चाहिए। तो यह जो है रुचि का सिद्धांत कहता है। तो दोस्तों जैसे बच्चों को उदाहरण ऐसे दिए जाने चाहिए जिससे कि बच्चों में रुचि उत्पन्न पैदा हो। तो दोस्तों बच्चों को ऐसे किस्से कहानी सुनानी चाहिए जिससे कि बच्चों में रुचि उत्पन्न पैदा हो। तो बच्चों को ऐसे फोटो मैप डैश आदि ऐसे दिखाने चाहिए जिससे कि बच्चों में रुचि उत्पन्न पैदा हो। तो दोस्तों बच्चों को ऐसी दृश्य सभ्य सामग्री दिखाई या सुनानी चाहिए जिससे कि बच्चों में रुचि उत्पन्न पैदा हो। तो नेक्स्ट नियम हमारा अनुबंधन का सिद्धांत। तो अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है इसको देखते हैं। जब बच्चे को किसी शब्द को सिखाते हैं
तो जब बच्चों को किसी शब्द को सिखाते हैं तो सिखाना अमूर्त नहीं होता है, बल्कि शब्द से जोड़कर सिखाते हैं। तो जब बच्चों को किसी शब्द को सिखाते हैं तो हम जो है किसी शब्द से जोड़कर सिखाते हैं। तो दोस्तों मैं इसको डिटेल से समझाता हूं अभी आपको। जैसे हम कै को सिखाते हैं, तो दोस्तों जैसे हम कै को सिखाते हैं तो किस किस शब्द से सिखा सकते हैं? तो जैसे कै कबूतर, तो दोस्तों कै को हम जो सिखा रहे हैं जोड़ करके, कबूतर से जोड़कर सिखा रहे हैं। जैसे कै कमल, दोस्तों कै को हम कैसे सिखा रहे हैं? कमल से जोड़कर भी सिखा सकते हैं। जैसे हम मै को अगर सिखावे हम तो किससे जोड़कर सिखा सकते हैं? मैं से मछली। तो मैं को मछली से जोड़कर भी सिखाते हैं। और कहां से सिखाते हैं दोस्तों? मैं से मकान। तो दोस्तों मैं को हम मकान से जोड़ करके भी सिखा सकते हैं। तो अनुबंधन का सिद्धांत जो कह रहा है ये इसी बात को कह रहा है। बच्चे को किसी शब्द को सिखाते हैं तो सिखाना अमूर्त नहीं होता है, बल्कि शब्द से जोड़कर सिखाते हैं। तो दोस्तों जब बच्चों को सिखाते हैं तो शब्द से जोड़कर के सिखाते हैं। जैसे कै कबूतर, खे खरगोश, मैं मछली। तो इस तरह से जो है हम कबूतर से जोड़कर सिखा रहे हैं कै को, और खरगोश से जोड़कर सिखा रहे हैं हम खे को, और मछली से जोड़कर सिखा रहे हैं हम मैं को। इस तरह से हम जोड़ करके सिखा रहे हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। तो अभ्यास का सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी के भाषाई कौशलों को निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास कराते रहना चाहिए। तो भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास कराते रहना चाहिए। तो यह दोस्तों अभ्यास का सिद्धांत है जो कहता है कि विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है और भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास कराते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट नियम हमारा चयन का सिद्धांत। तो चयन का सिद्धांत कहता है हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत का सहारा लिया जाए, इसका उपयुक्त ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत का सहारा लिया जाए, इसका ज्ञान जो होना चाहिए वो अध्यापक को होना चाहिए। अध्यापक को जो ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे की रुचि के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार किस सिद्धांत का सहारा लिया जाए, तो उसको ज्ञान जो होना चाहिए वो अध्यापक को होना चाहिए कि इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को अच्छे बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।